हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र। स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आज हम ना बड़ा ही इमोशनल, दिल को छू लेने वाला एक चैप्टर पढ़ते हैं। क्लास 12th, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्या चैप्टर है ये, क्या ज़बरदस्त इमोशंस है इसके अंदर, क्या राइटर ने इसके अंदर एक्सप्रेशन डाला है। मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़कर, आपको दिल को टच करेगा ये। देखो, चैप्टर का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ऐसा वो स्प्रिंग बसंत रुत जो खो गई। और क्या है, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये इसमें दो स्टोरीज़ हैं बच्चों की जिनका चाइल्डहुड है ना वो खो गया है। स्टोलन, चुरा लिया किसी ने। लॉस्ट, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब देखो स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग बसंत रुत होती है जिसमें कलियां खिलती हैं, और जो कलियां खिलती हैं ना वो बचपन का रूप होता है, क्योंकि वो उस समय बडिंग स्टेट पे होती हैं, खिलती हैं। बचपन में भी हम लोग खिलते हैं, लेकिन वो लॉस्ट हो जाएं, खो जाएं। ठीक है, मतलब ये जो चाइल्डहुड है ना, खेलने कूदने की उम्र होती है, फुल ऑफ जॉय, विदाउट टेंशन, मज़े करने की उम्र होती है। लेकिन इस उम्र में ये सारी चीज़ें आपसे कोई छीन ले, कुछ ऐसा करना पड़ जाए आपको इनके अलावा, खेलने कूदने के अलावा, खाने पीने के अलावा, मौज मस्ती करने के अलावा, ये चीज़ें छोड़कर कुछ और करना पड़ जाए, तो खो गया फिर आपका बचपन, लॉस्ट। ऐसी कहानी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। क्या ज़बरदस्त चैप्टर है। Anish Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, राउरकेला से है। ये अपना जो बचपन इन्होंने बिताया वो हैदराबाद में बिताया, और अडल्सेंस की जो स्टेज होती है वो भी इन्होंने हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी जो शिक्षा कहाँ कहाँ हुई, हैदराबाद में भी पढ़ी है, अमेरिका में भी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इसके जो पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे दोनों ही। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना जो करियर एज अ राइटर वो इंडिया में स्टार्ट करा। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े नामी गिरामी मेजर न्यूज़पेपर्स, उनकी एडिटर भी रही हैं ये, संपादक और कॉलमनिस्ट, उनके लिए लिखती भी रही हैं, विदेशों में भी, इंडिया में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सिवरल बुक्स, और बहुत सारी बुक्स की ऑथर भी रही हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब जो जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो एक्सर्प्ट है, एक अंश है, एक भाग है इसकी एक बुक का। उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये अपने आप में एक बुक है। ये छोटा सा अंश हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पूरी बुक का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका ये एक छोटा सा भाग हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम इस चैप्टर में ये जो राइटर है वो एनालाइज करती है, निरीक्षण करती है, देखती है, सोचती है, परखती है कि निरीक्षण करती है। एनालाइज का मतलब निरीक्षण करना होता है। किसको एनालाइज करती है? ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीस, जो ऐसी गरीबी जो पीस के रखते हैं। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है। एंड ट्रेडिशंस, और वो परंपराएं, वो गरीबी जो पीस के रख दे। विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से ये ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें इनका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन दी गार्बेज। देखो बड़े बड़े लाइनों में इसने लिखा कि समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज। ये एक लड़का है जिसने ये बात बोली है कि कभी कभी ना मुझे कूड़ा करकट जो होता है उसमें 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी, मतलब समझ रहे हो, रोज़ नहीं। उस लड़के से आमना सामना होता है राइटर का। वो रैग पिकर है, गरीब है बिल्कुल ही। रैग पिकर वो होता है जो, मतलब कूड़ा करकट उठाने वाले जो लोग होते हैं उनको रैग पिकर्स बोलते हैं। वाई डू यू डू दिस?
राइटर ने लड़के से पूछा कि तुम इस काम को क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। उसका आंसर नहीं आया अभी, अब आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी राइटर ने, खुद ही आगे और बताना स्टार्ट कर दिया उसके बारे में, जिससे उसने ये सवाल पूछा है कि वाई डू यू डू दिस। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, उस लड़के का नाम साहिब था। whom I encounter every morning, जिसको मैं हर रोज़, जिससे मेरा हर रोज़ आमना सामना होता है। एनकाउंटर मतलब आमना सामना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंज का मतलब वैसे तो भीख मांगना होता है, ठीक है। जब हम किसी से कोई चीज़ फ्री में मांगते हैं ना, भीख ही लगा लो वो। स्क्राउंज का मतलब वैसे वो होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि वो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, मेरा उससे, उस लड़के से आमना सामना होता है और वो क्या कर रहा होता है, गोल्ड की भीख मांग रहा होता है, सोने की भीख। ये क्या बात हुई, सोने की भीख कौन मांगता है। देखो राइटर ने जो लाइन लिखी है ना, इसका बड़ा लंबा चौड़ा मतलब है। देखो क्या होता है, एक अमीर ज़्यादा होता है, उसको तो लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, उसके लिए ना, उसको जैसे अब अंबानी का लड़का है, उसको पैसे कितना मर्जी दे दो, सोना कितना मर्जी दे दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक ऐसा गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिसके लिए पेट भरना एक बड़ा टेढ़ी खीर हो, उसको बेचारे को कोई छोटी मोटी खाने को भी मिल जाए तो वो सोने से कम थोड़ा है। ये बात है। तो क्या कह रहा है कि वो मेरा उससे सामना होता है, उस लड़के से, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, वो भीख मांग रहा होता है गोल्ड की, कोई भी वो चीज़ जिससे उसका गुजारा हो जाए, उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए, वो चीज़ गोल्ड ही है उनके लिए। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, और जो मेरे मेरे पड़ोस में जो गार्बेज के डंप्स होते हैं, डंप मतलब ढेर, गार्बेज मतलब कूड़ा। अब जो मेरे पड़ोसी कूड़ा करकट गेर देते हैं, ढेर लगे होते हैं वहाँ पे, वो उनको कुरेदता भी रहता है ताकि कोई चीज़ मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, एक आध पैसा मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए, कुछ कीमती चीज़ मिल जाए जो सोने से कम नहीं है उनके लिए। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेड अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वो कहाँ का रहने वाला था, पहले ढाका का था। उसके जो घर था वो ग्रीन ग्रीन खेतों के बीचों बीच था, ढाका के अंदर, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी, जो उसका जो होम है ना, वो एक डिस्टेंट मेमरी नहीं है। डिस्टेंट मतलब दूर, मेमरी मतलब याद, मतलब उसके घर की जो याद है वो उसके दिमाग से दूर नहीं गई है, वो याद आती रहती है उसको अभी भी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया कि बहुत सारे तूफान आए जो वो उड़ा के ले गए, स्वेप्ट अवे, उनके खेतों को, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने ये बात उसको बताई। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, किसकी तलाश में, गोल्ड की तलाश में। गोल्ड क्या, वही चीज़ जो भी जिस भी चीज़ से इनका गुजारा हो जाए, बिग सिटी के अंदर जहाँ पे अब वो रह रहा, मतलब ढाका छोड़ दिया, अब वो किसी बिग सिटी में रह रहे हैं। एक्चुअली वो सीमापुरी में रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर, जहाँ अब जो क्वेश्चन राइटर ने यहाँ पूछा था, यहाँ ये वाई डू यू डू दिस, कि तुम इस काम को क्यों करते हो, भीख वगैरह क्यों मांगते हो, ये गार्बेज जो पड़ा होता है, कूड़ा करकट, इसको क्यों कुरेदते हो, इसका जवाब दिया यहाँ पे आके इसने, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुड़बुड़ाता है, लुकिंग अवे, नज़रों से नज़रें नहीं मिलाता, नज़रें कहीं और होती हैं। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि वो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, और वो नज़रें नहीं मिला पाएगा क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, वो कुछ ऐसा काम तो वो कर नहीं रहा कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए, इसलिए वो बुड़बुड़ाता है और नज़रें कहीं और होती हैं, लुकिंग अवे। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने कहा कि तू स्कूल चला जा। राइटर ने बोला आई से ग्लिबली, मैंने हंसते हुए बोला, ग्लिबली मतलब हंसते हुए। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझको तुरंत रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि मैंने जो इसको एडवाइस दिया है वो कितना खोखला है, होलो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यार जिस बंदे को खाने के लाले पड़े हो उसको मैं स्कूल जाने की एडवाइस कर रही हूँ, तो ये एडवाइस बेईमानी है, ये खोखला है, ये एहसास हुआ तुरंत राइटर को। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे स्कूल में मेरे जो पड़ोस है उसमें कोई स्कूल नहीं है।
व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बना लेंगे, आई विल गो, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। फिर राइटर ने फिर पूछा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, विल यू कम, तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, इस बार मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी और मैंने पूछा कि आओगे क्या? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने भी हंसते हुए बोला। वो भी समझ गया था कि इस बार वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही और वो जेन्युइन तरीके से पूछ रही है, तो उसने भी बड़ा स्माइल करके, बड़ा लंबी चौड़ी स्माइल ब्रॉडली कहा कि यस आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, वो कुछ दिन बीत गए, फिर आमना सामना हुआ। आई सी हिम, मैंने उसको देखा, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ भाग के आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और उसने आते एक सवाल पूछा, क्या भाई तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मैंने बोला कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है। आई से, मैंने बोला एम्बेरेस्ड, और जब मैंने ये बात बोली तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा थी मैं। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, वो वादा करने के लिए, दैट वाज नॉट मेंट, जो पूरा नहीं होना था। मैंने वादा किया था कि स्कूल में बनाऊंगी तो आओगे, और वो वादा ऐसा था जो पूरा नहीं होना था, और उस ऐसा वादा मैं करने के लिए इस बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। बट प्रॉमिस इज़ लाइक माइन, जैसे, लेकिन ये जो मेरे जैसे प्रॉमिस हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, जो ब्लीक वर्ल्ड है ना इस लड़के का, अंधकार में जीवन, ये जो जीवन है इसका, ये जीवन ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस से भरा पड़ा है। अबाउंड इन मतलब क्या होता है कि हर कोई मिलता है, इसको सलाह दे जाता है, हर कोई मिलता है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर जाता है, ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस भरा पड़ा है, कोई पूरा नहीं करता। लेकिन बहुत लोगों ने इसके साथ ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने गुजर गए उसको जानते हुए। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बोला मेरा जो नाम है ना वो है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, और उसको पता भी नहीं है कि इस नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर इसके नाम का पता चल जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है संसार का मालिक, लॉर्ड, भगवान, इस संसार का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, जब अगर इसको पता चल जाए ना इसके नाम का जो मतलब वो मालिक है संसार का, तो ये बिलीव ही नहीं कर पाएगा। हार्ड टाइम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए बिलीव करना कि अच्छा मेरे नाम का मतलब ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, पता नहीं इसको इसके नाम का क्या मतलब है, इस बात को लेके अनअवेयर है वो, पता नहीं है उसको। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। रोम का मतलब घूमना होता है। और उसके जो फ्रेंड्स हैं, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, पूरी की पूरी टुकड़ी है, आर्मी है, बेयर फुट बॉयज़, नंगे पाँव हैं सारे की सारे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो किसके जैसे लगते हैं? अपीयर मतलब प्रतीत होते हैं, किसके जैसे प्रतीत होते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। सुबह सुबह पंछी अपने घरों को छोड़कर खाने की तलाश में निकलते हैं, ये लोग भी उन्हीं की तरह लगते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और गायब हो जाते हैं दोपहर को। ठीक है। ओवर द मंथ्स, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों बीत गए। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनको पहचानने लग गया। रिकग्नाइज होता है पहचानना, मैं उनको पहचानने लग गई हूँ, हर कोई मेरे जान पहचान हो गई है उनके साथ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने क्यों नहीं डाल रखी? आई आस्क वन, मैंने एक लड़के से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने सिंपल सा आंसर दिया कि जो मेरी माँ है ना वो नीचे उतारती नहीं उनको, मेरी चप्पल को, वो शेल्फ पे रखती है ऊपर। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, एक और लड़का बोल पड़ा कि अगर इसकी माँ ने उतार भी लिया ना नीचे, ये फेंक देगा उनको, नहीं डालेगा। और वो लड़का क्या था? हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, उसने खुद ने ऐसे जूते डाल रखे थे जो मैच नहीं कर रहे थे आपस में, अलग अलग थे दोनों, मांगे हुए थे, डिस्कार्डेड थे, सेकंड हैंड होंगे, किसी के दिए हुए होंगे, गरीब थे ना सारे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग, जब मैं बोलती हूँ इसके बारे में,
ही शफल्स हिज फिट, वो अपने पाँव को आगे पीछे करता है, घसीटता है ज़मीन पे, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता. आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का बोला मुझे जूते चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी जूतों का जो जोड़ा है वो देखा ही नहीं था, मतलब उसके जीवन में कभी आया ही. ऑन का मतलब जब हम कोई चीज़ ऑन करते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास होती है, तो उसके पास कभी वो जूतों का जोड़ा आया ही नहीं था, मिला ही नहीं था उसको. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट. अब राइटर कह रही है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयर फुट, पैदल चलते हुए, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव के रोड पर. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. कहता वो ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मनी है, पैसे की कमी है, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव रहने की, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक ये एक्सप्लेनेशन एक दी जा सकती है इनके बारे में. आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल होता है जो लगातार बनी हुई चीज़, स्टेट होता है दशा, पॉवर्टी गरीबी, ऐसी गरीबी की दशा जो सालों से बनी है, जो लगातार बने हुए, जो परपेचुअल है. कहते मुझे हैरानी होती है कि ये एक बहाना है एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का, जो इनकी दशा है, जो ये सालों से इनकी गरीबी चलती आ रही है, और ये उस गरीबी के मारे जूते नहीं खरीद पाते, और ये कहने की बजाय कि हम खरीद नहीं पाते, ये तो ये कह देते हैं कि हमारा तो ट्रेडिशन है. और ये सुन के बड़ा हैरानी होती है, हमारा तो चलन है, परंपरा है नंगे पाँव रहने की, ये बोल देते हैं. आई रिमेंबर ए स्टोरी, अब राइटर कह रही है मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. ए मैन फ्रॉम उडीपी, एक आदमी की उडीपी से था वो, उस उडीपी जगह का नाम है. वंस टोल्ड मी, उसने मेरे को बताई थी. एज अ यंग बॉय, जब वो यंग लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो मंदिर के पास में से होकर गुजरता था, स्कूल में जाता था. वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसका फादर प्रीस्ट था. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर पे रुकता. एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और प्रे करता कि गॉडेस मेरे को भी एक जोड़ा चाहिए जूतों का. 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैंने उसका जो टाउन विजिट किया, एंड द टेम्पल को विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. अब वहाँ पे कुछ नहीं था, सब उजाड़ था, डेजोलेशन थी, विनाश था, सब 30 साल की बात हो गई थी, कुछ नहीं बचा वहाँ पे, सब खत्म हो गया था. इन द बैकयार्ड, उसके पीछे मंदिर नहीं था, उसके था वहाँ पे, मतलब अब उस टाइप से नहीं था, ख़त्म सिस्टम हो गया था वहाँ पे सारा. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पे एक नया प्रिस्ट रहता था, नया पुजारी. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पे रेड थे और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक यंग बॉय आया वहाँ पे, उसने ड्रेस डाल रखी थी, ग्रे यूनिफॉर्म थी उसकी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, ये सॉक्स डाल रखे थे, शूज़ डाल रखे थे उसने. अराइव्ड, वहाँ पे आया, पैंटिंग, हाफ रहा था, एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग को फेंका उसने, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक बेड पे जो फोल्ड हो सकता था. लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस लड़के को देखा, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे उस लड़के की याद आई, 30 साल पहले वो लड़का जो मंदिर से होकर गुजरता था, स्कूल में जाता था, उसकी प्रेयर याद आई. वो प्रेयर जो उसने मंदिर में जो गॉडेस थी, जो माता, उसको की थी, और उसने क्या क्या प्रे की थी और कब प्रे की थी. व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, देखो वो जब भी वो मंदिर, स्कूल जाता था, मंदिर पे थोड़ी देर के लिए रुकता था, तो वो प्रे करता था कि मुझे भी एक जूतों का जोड़ा मिल जाए. ठीक है, फिर उसको फाइनली मिल गया,
और जब वो मिल गया तो उसने फिर से एक प्रे की उसने गुडेस को, और क्या प्रे की, लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। मतलब वो कीमत जानता था, बड़ी मुश्किल से उनको मिले थे वो पेयर। द गुडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और वो जो उसकी इच्छा थी, प्रार्थना थी, उस प्रार्थना को ग्रांट कर दिया था, दे दिया था, पूरी कर दी थी गुडेस ने। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। उस समय नहीं, देखो दो प्रिस्ट का जिक्र हुआ। एक प्रिस्ट वो था जो 30 साल पहले था, जिसका पापा तब उसका लड़का प्रे करता था कि मेरे को जूते मिल जाएं, और अब एक प्रिस्ट ये है 30 साल बाद वाला, सॉक्स डाल रखे हैं उसके लड़के ने, जूते डाल रखे हैं, स्कूल बैग है उसके पास। उसी को लेके राइटर कह रही है कि यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, कि जो यंग बॉयज़ है ना, जैसे ये अब 30 साल बाद वाले जो पुजारी है उसका जो लड़का है वो जूते डालते हैं। बट मैनी अदर्स, बहुत सारे हैं, लाइक द रैग पिकर्स, जो वो रैग पिकर है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो बिना शू के रहते हैं, वो शू जूते नहीं डालते। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब मेरी जो जान पहचान हुई, अक्वेंटेंस होता है जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, जो नंगे पाँव जो रैग पिकर्स है, चिथड़े उठाने वाले, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले, इनके साथ मेरी जो जान पहचान है, लीड्स मी, ले गई टू सीमापुरी, सीमापुरी में ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, ये एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की पेरीफरी पे है, दिल्ली की सीमा रेखा के ऊपर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। देखो क्या लाइन लिखी है तो दिल्ली की सीमा रेखा के ऊपर, लेकिन माइल्स अवे, मीलों दूर है दिल्ली से। क्यों कह रहा है राइटर ऐसा? क्योंकि जो सुख सुविधाएं दिल्ली में है, जो ऐशो आराम दिल्ली में है, जो काम काज दिल्ली में है, जो लाइफस्टाइल दिल्ली में लोग जी रहे हैं, इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स का। इसलिए कह रहा है तो सीमापुरी दिल्ली के ऊपर ही, सीमा के ऊपर ही है, लेकिन माइल्स अवे, बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स, जो यहाँ पे रह रहे हैं ना वो स्क्वाटर है सीमापुरी में। स्क्वाटर मतलब जिनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, बस उन्होंने ज़मीन को कब्जा लिया है, मल्ल मार लिया। स्क्वाट होता पालथी मार के बैठना, मल्ला मार के बैठ गए, मल्ल मार के। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो आए थे यहाँ पे बांग्लादेश से आए थे और 1971 में आए थे। साहेब फैमिली इज़ अमंग दैम, साहेब की जो फैमिली है ना उनमें से एक है। सीमापुरी वाज दैन ए वाइल्डरनेस, जब वो आए थे ना सीमापुरी उस समय जंगल ही जंगल था यहाँ पे। इट स्टिल इज़, अभी भी जंगल ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है तो जंगल की तरह ही अभी भी, कुछ ऐसा खास नहीं है कि लगे कि यहाँ पे जीवन यापन हो रहा है, लेकिन खाली नहीं है अब। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर मतलब ढांचे, मतलब उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ ये जो बनी है वो मड की बनी है, मिट्टी की, विद रूफ्स ऑफ टिन, और जो उनकी छत है वो या तो टिन की बनी है, ठीक है, या फिर टारपोलिन की। टारपोलिन एक तरह का तंबू लगा लो, एक शीट लगा लो जिसमें से पानी नहीं गुजरता, ठीक है, उस टाइप की उनकी छत बनी है। डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज का सिस्टम, ड्रेनेज और सीवरेज मतलब निकासी होता है, जैसे हमारे गांव में पानी नालियाँ बनी होती हैं, सीवरेज बने होते हैं, पानी निकल के बह जाता है, आगे चला जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वही गंद मंद वही सब पड़ा रहता है, पानी की कोई निकासी की सुविधा नहीं है, डिवॉइड, कमी है। और रनिंग वाटर, बहते हुए पानी की कमी है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज़्यादा समय हो गया लोग यहाँ पे रहते हुए, उनको यहाँ पे रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन नहीं है इनको, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसकी वजह से उनको थोड़ा खाना भी मिल जाता है, ग्रेन मिल जाती है, फूड मिल जाता है राशन कार्ड की वजह से। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जो फूड है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बचे रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी। पहचान इतनी ज़रूरी नहीं है। देखो क्या लाइन लिखी है, देखो इनके पास
कोई आधार कार्ड, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है इनके पास, इनको कोई नहीं जानता। लेकिन राइटर कह रहा है इनके लिए जीना ज़्यादा, जो फूड है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहचान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। देखो राइटर ने ना एक सवाल, सीमापुरी में पहुंच गई, वहाँ पे ना एक ग्रुप ऑफ वेमेन है, एक ग्रुप ऑफ वेमेन, एक औरतों का ग्रुप है वहाँ पे, वो बैठा है, उनसे एक सवाल पूछा, और वो ग्रुप है ना टैटर्ड साड़ी में है, उनकी जो साड़ी है ना फटी पुरानी है। When I asked them why they left their home, their beautiful land of green field, जब मैंने उनको पूछा ना कि तुमने क्यों छोड़ दिया, लेफ्ट क्यों कर दिया अपने जो ब्यूटीफुल जो लैंड थी, ग्रीन फील्ड जो हरे भरे खेत थे और रिवर्स थी, उसको क्यों छोड़ दिया, जब मैंने उनसे एक सवाल किया तो एक औरत ने एक ग्रुप ऑफ वीमेन था, उसने एक जो मैंने उनसे जो सवाल करा कि तुमने अपने खेतों को क्यों छोड़ दिया, तो उसने आंसर दिया, इफ़ यहाँ से इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन शाम को एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने फैमिली को खाना खिला पाएँ, एंड गो टू बेड, और सोएं विदाउट एन एकिंग स्टमक, गो टू बेड होता सोना, रात को सोना, स्लीप होता कभी भी सोना, लेकिन गो टू बेड रात को सोना होता है। कहती वो एट द एंड ऑफ द डे इफ़ वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर हम अपने फैमिली को खाना खिला पाएँ, एंड गो टू बेड, और सो पाएँ विदाउट एन एकिंग स्टमक, ऐसे जब हमारा पेट में आग ना लगी हो, मतलब हम पेट भर कर सोएं। अगर आप खाना खाए बिना सोओगे तो अंदर आग लगेगी, पेट में दर्द होगा, एकिंग स्टमक। अगर हम एकिंग स्टमक के बिना सो रहे हैं और फैमिली को खाना खिला पा रहे हैं, वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई ग्रेन नहीं दिया, कोई अनाज नहीं दिया। ये आंसर दिया एक ग्रुप ऑफ वीमेन, एक ग्रुप ने, औरतों का जो जिनकी साड़ी जो थी फटी पुरानी थी, टैटर्ड साड़ी थी। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपना टेंट लगा लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजेंट होम, और वो उनका चलता फिरता घर बन जाता है, बन जा रहे हैं, फूड की तलाश में घूमते रहते हैं, और जहाँ भी इनको कोई छोटा मोटा खाना तलाश मिल जाता है, वहाँ पे अपना ये तंबू गाड़ लेते हैं। वो कहते हैं ना, एक शायर ने बोला है कि जहाँ भी जगह मिले वहीं घर बसा लेते हैं, कि बेघरों के बहुत से ठिकाने होते हैं। ये बेघर है, इनके बहुत सारे, सारा संसार इनका घर है, बहुत सारे इनके ठिकाने हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं के बीच में बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो भी सर्वाइवल में इनके पार्टनर बन जाते हैं, जो जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से जो भी काम करके बच्चे उसमें पार्टनर बन जाते हैं, बच्चे भी वही काम करने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर ज़िंदा रहना है सीमापुरी में, सर्वाइव करना है, तो उसका एक ही मतलब है रैग पिकिंग, और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए तो शुरू में बोला था, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। थ्रू द ईयर्स, सालों बीत गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, सालों बीत गए, अब एक फाइन आर्ट की तरह हो गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब गार्बेज जो है ना उनके लिए गोल्ड हो गया है, सोना बन गया है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली ब्रेड बन गया, डेली का खाना गार्बेज से आता है, इसलिए ये सोने के बराबर है उनके लिए। फाइन आर्ट बन गया, आर्ट बन गया ये अब। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये जो गार्बेज है ना, ये सोना, ये इनके सर पे छत है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग, हालांकि ये छत लीक कर रही है, लेकिन छत है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और लेकिन बच्चे के लिए तो ये इससे भी ज़्यादा है।
I sometime find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब वो राइटर को साहिब बता रहा है कि कभी कभी ना मेरे को 1 रुपये मिल जाता है जब मैं इस गार्बेज को पिक करता हूँ, कुरेदता हूँ, मुझे 1 रुपये मिल जाता है। कभी कभी ए 10 रुपी नोट, 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब साहिब इस बात को बोलता है, हिज आइज लाइटिंग अप, चमक आ जाती है उसकी बात, उसकी ये जब ये बात बोलता है आंखों में लाइट करती है उसकी आंखें। When you can find a silver coin in a heap of the garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. कहता जब you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है, कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, कोई चांदी का सिक्का भी अभी मतलब गोल्ड की तरह ही लगा लो आपकी, कोई चांदी का सिक्का तो कभी बिल्ली के भाग का छिक्का टूट जाए, मिल जाए कभी, तो क्या होता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम फिर स्क्राउंज करना स्टॉप नहीं करते हो, उसको और कुरेदता रहते हो। और क्या होता है जब हमें कोई चीज़ कहीं पे कुछ मिल जाए, कूड़े करकट में कोई एक 10 रुपये मिल गए तो हम और उसको कुरेदते हैं कि क्या पता और मिल जाए। यही चीज़ इन बच्चों के साथ होती है। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि उनको उम्मीद होती है कि कुछ और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो बच्चों के लिए ना गार्बेज का मतलब अलग है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। जो मीनिंग इस कूड़े करकट का इनके पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ना ये वंडर है, जो रैप्ड है, रैप्ड इन वंडर है। ये जो गार्बेज है ना, वंडर है। रैप कोई चीज़ मतलब कोई किसी चीज़ पे हमने कपड़ा लपेट दिया तो उसको रैप कर दिया, कोई गिफ्ट होता है उसको हम जब पैक करते तो रैप कर देते, ठीक है। तो ये किसी वंडर से कम नहीं है जो रैप किया गया है। फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े हैं उनके लिए ये एक साधन है जिंदा रहने का, बच्चों के लिए ये एक वंडर है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग की बात है, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैंने एक दिन देखा साहिब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, वो खड़ा था एक गेट के नज़दीक जिस पे जो फेंस्ड था, फेंस्ड मतलब उस पे तारे लगी थी, कंटीली तारे, कांटेदार, फेंस्ड। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 यंग मैन को देख रहा था, वो टेनिस खेल रहे थे और उन्होंने जो ड्रेस डाल रखी थी वो वाइट कलर की थी। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वो मध्यम सी आवाज़ में बोलता है, भिन्न गुनगुनाते से बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट, संतुष्ट है देखकर। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो फेंस जो लगी है, तारें जो लगी हैं, उसके पीछे वो खड़ा है और उनको देखकर, उन लोगों को देखकर ही कंटेंट है, संतुष्ट है। मतलब उम्मीद ही नहीं है कि आप अभी टेनिस खेलेंगे, बस उनको देख के ही खुश हो रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। वो राइटर को उसने एक बात बोली कि मैं अंदर चला जाता हूँ व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जहाँ आसपास कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, अंदर जो स्विंग है ना, जो झूला है, गेट कीपर कई और मेरे को परमिशन दे देता है कि जा झूला झूल ले। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने खुद ने भी हालांकि टेनिस वाले शूज़ डाल रखे हैं इस समय। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, लेकिन वो स्ट्रेंज लग रहे हैं, वो दिखने में बड़े स्ट्रेंज है, क्योंकि उसने जो शर्ट डाल रखी है, जो शॉर्ट डाल रखे हैं, वो डिसकलर्ड है। शॉर्ट किसी कलर की, शर्ट किसी कलर की, शूज़ किसी कलर के, इसलिए स्ट्रेंज लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब उसने राइटर को बताया कि किसी बंदे ने मेरे को ये जूते दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, हालांकि सच्चाई ये है कि वो
वो जो जूते हैं ना वो डिस्कार्डेड है। डिस्कार्ड हमने जो फेंक दिए, वो जूते जो हमने फेंक दिए। कई अमीर ज़्यादा जो होते हैं, छोटा मोटा थोड़ा सा भी डिफ़ॉल्ट आ गया, थोड़ा सा भी फ़र्क, थोड़ा सा भी कहीं से कुछ ख़राब हो गया, तो ये जो गरीब अमीर जो रिच बॉय होते हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंक दिए होंगे किसी ने, मिल गए इसको साहिब को। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। शायद उसने, वो जो बॉय है रिच बॉय, उसने रिफ्यूज़, मना कर दिया टू वेयर देम, उनको पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उसके अंदर होल था। इन वन ऑफ देम, एक जो पेयर था उनमें से किसी एक जूते में होल था, ठीक है। बट ये बात डज नॉट बॉदर हिम, ये बात उसको परेशान नहीं करती। देखो कोई अमीर लड़का था, उसने देखा कि मेरे एक जूते में छोटा सा होल है, तो उसने तो फेंक दिया। लेकिन ये वाली होल वाली बात है ना, साहिब को डज नॉट बॉदर हिम, परेशान नहीं करती, वो खुश है, वो राज़ी है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम केम ट्रू। एक ऐसा आदमी हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पाँव चला हो, इवन शूज़, वो जूते, विद ए हॉल, जिसके अंदर हॉल हो, इज़ ए ड्रीम, एक सपना है, कम ट्रू, सच होने के जैसा। एक ऐसा आदमी बेचारा जो सारी उम्र नंगे पाँव चला, उसको जूते मिल जाए जोड़ा, चाहे बेशक होल ही क्यों ना हो, एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जितने ध्यान से जिस गेम को वो देख रहा है, टेनिस खेलते हुए लड़कों को, वो उसकी रीच से बाहर की बात है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक सुबह फिर मिला राइटर को साहिब। इस बार क्या सीन था? साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो जा रहा है, मिल्क बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील की एक केतली है, जो चाय वाले नहीं होते, चाय देने जाते हैं वो। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। अब साहिब ने राइटर को बताया कि अब मैं काम करने लग गया, टी स्टॉल के ऊपर काम करता हूँ, रोड के ऊपर है वो टी स्टॉल। ही सेज pointing in the distance, pointing in the distance। वो कहता देखो वो रहा, उस टी स्टॉल पे मैं काम करता हूँ, इशारा करता है, पॉइंट करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। अब मेरे को 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और सारा खाना भी मिलता है मेरे को। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। लेकिन मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें जॉब ये पसंद है? हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो केयर फ्री लुक था, केयर फ्री लुक, जब आपके चेहरे पे कोई चिंता ना हो, कोई शिकन ना हो, वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया, वो खुश नहीं था, वो अपनी जॉब को लाइक नहीं करता था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। देखो क्या लाइन लिखी है। देखो हालांकि जो स्टील कैनिस्टर है उसका वेट कम है, और जो बोझा वो पहले उठाता था, जो प्लास्टिक बैग वो अपने कंधे पे रखता, वो भारी था, लेकिन उल्टा हो रहा है। स्टील कैनिस्टर उसको हैवियर लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से, जिसको वो उठाता था सो लाइटली, बड़े आराम से, अपने कंधे पे, ओवर हिज शोल्डर। ऐसा क्यों कह रहा है? द बैग वॉज हिज, बैग उसका खुद का था, अपना था, खुद का मालिक था वो। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन कैनिस्टर किसका है? उस आदमी का है जो टी शॉप का मालिक है। ये फ़र्क है, पहले वो खुद का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब जो है ना, वो खुद का मास्टर नहीं है। पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, काम किया नहीं किया, रैग पिकर्स था, कूड़ा कुरेदा नहीं कुरेदा, लेकिन अब उसकी नहीं चलती। अब वो खुद का मालिक नहीं है, अब उसको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए कह रहा है कि अब ये जो केतली है ना चाय की, ये ज़्यादा भारी है उस बैग से। तो ये जो
चाय पे जो छोटे बच्चे काम, चाय की दुकानों पे जो छोटे बच्चे काम करने वाले होते हैं ना, जिनको हम अक्सर छोटू बुलाते हैं, इनको छोटू ना बुलाया करो। ये छोटे नहीं होते हैं, ये अक्सर घर के बड़े होते हैं, याद रखना। चलिए, मिलेंगे आपके साथ एक और चैप्टर के साथ जल्दी। अभी के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।